हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेड जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें आज हमारी पेपर 2 के अंतर्गत एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नए साम्राज्य और राज, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर देखते हैं इसमें एनसीईआरटी में पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट समुद्रगुप्त के बारे में था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक थे। इनके बारे में हमें प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें अशोक के स्तंभ जो कि प्रयागराज में मिलता है, उससे एक पता चलता है, और ये गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक थे। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। तो ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना। प्रशस्ति संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। तो प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। तो प्रयागराज प्रशस्ति किससे संबंधित है? प्रश्न ये बनता है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रश्न क्या बनता है? प्रयागराज प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना, मतलब शासकों के बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करना। जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है, तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की जो प्रशस्ति है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इनका वर्णन उसमें मिलता है। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व ज़्यादा हो गया था और प्रशस्तियाँ गुप्त काल में ज़्यादा बनने लगी थी। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है योद्धा समुद्रगुप्त। अगला पॉइंट क्या है? योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों और लोहे की घावों, नुकीले तारों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में ये शब्द मिले हैं कि इनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों आदि से लगे घाव के कारण बहुत सुंदर दिखाई देता है। प्रश्न बनता है किसके बारे में लिखा गया है? तो ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। बीड़ा बजाने वाला राजा, समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाने वाला राजा भी उसमें बताया गया है। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुण को सिक्कों पर दिखाया गया था, जैसे इस सिक्के में इन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो बीड़ा बजाने वाला राजा कौन था? प्रश्न यह बनता है कि बीड़ा बजाते हुए किसकी आकृति सिक्कों में बनाई गई है? तो वो समुद्रगुप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त ही बीड़ा बजाते हुए आकृति दिखाई गई है उनके सिक्कों में। आगे देखते हैं। ये देखिए इमेज बनी है, बीड़ा बजाते हुए सिक्कों की आकृति बनी है। आगे देखते हैं। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार की नीतियों का वर्णन करते हैं। राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो जो समुद्रगुप्त उस समय थे, उनके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। और हरिसेन ने 4 विभिन्न प्रकार की समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करा है। और कैसे उनकी नीतियाँ थी, चलिए देखते हैं। 4 प्रकार की। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में ले लिया था। तो देखते हैं इसमें मैप लगा है कि नहीं। सॉरी, मैप तो नहीं लगाया है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आर्यावर्त के 9 शासक थे, मतलब जो उत्तर भारत के 9 शासक थे, उत्तर भारत के कितने शासकों को हराया था? प्रश्न ये बनता है कि टोटल कितने शासकों को हराया था? टोटल 21 शासकों को हराया था। इसमें से उत्तर भारत के 9 थे, दक्षिण भारत के 12 थे। तो आर्यावर्त अर्थात उत्तर भारत के 9 शासकों को हराया था और इन्हें अपने राज्यों में मिला लिया था। दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराया था। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। और इन सब ने क्या किया कि समर्पण कर दिया, ये 12 शासकों ने, और समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन की अनुमति दे दी और इनसे कर लेते थे, विभिन्न हर्जाने लेते थे और उपहार लेते थे। तो उत्तर भारत के शासकों को क्या किया? अपनी राजधानियों में मिला लिया उनके शासक, उनके क्षेत्रों को, और दक्षिण भारत के जो शासक थे उनको हराकर उनके क्षेत्रों को फिर लौटा दिया और उन्हें गुलाम के रूप में बना ही लिया था। आगे देखते हैं। पड़ोसी देशों को आंतरिक घेरा बैंगनी रंगों में रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। तो इन्हें क्या किया? पड़ोसी देश के लोग क्या करते थे? पड़ोसी देश से ये उपहार लेते थे और अपनी आज्ञाओं का पालन करवाते थे तथा दरबार में उपस्थित होने को कहते थे। तो पड़ोसी देशों के लिए क्या नीति थी कि उनसे उपहार लीजिए, आज्ञाओं का अपनी बात मनवाइए और दरबार में आप उपस्थित, अगर वो बोल रहे हैं समुद्रगुप्त या फिर उनके जो शासक के जो मंत्री थे, तो आप उपस्थित हुइए। चौथा था बाह्य इलाकों के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः कुषाण तथा शकवंश थे। इसमें श्रीलंका के पास भी थे, शासक भी थे।
इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह किया। तो जो बाह्य इलाके, जो इनका इलाका नहीं था, वहाँ के लोगों से ये क्या करते थे कि उनको हरा के, अधीनता स्वीकार करा के उनकी पुत्रियों से विवाह कर लिया करते थे। ये 4 नीतियाँ हरिश्चंद्र ने लिखी हैं, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वंशावलियाँ देख लेते हैं। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में भी बताती है। उनकी माँ कुमार देवी थी, लिच्छवीगढ़ की थी, और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। ध्यान रखिएगा, पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है, समुद्रगुप्त की माता का नाम पूछा जाता है, तो कुमार देवी है। दूसरा प्रश्न क्या है कि पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी किस वंश से संबंधित थी, तो लिच्छवीगढ़ से संबंधित है, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा, समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या है, तो चंद्रगुप्त है। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, गुप्त वंश के हैं। चंद्रगुप्त दूसरे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य दूसरे हैं, तो ये गुप्त वंश के थे। और चौथा प्रश्न क्या बनता है कि गुप्त वंश में महाराजाधिराज की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी, तो वो किसने थे, चंद्रगुप्त ने धारण की थी। प्रश्न ये भी बनता है कि क्या महाराजाधिराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण की थी, तो हाँ बिल्कुल उन्होंने की थी, लेकिन सबसे पहले चंद्रगुप्त ने धारण की थी। तो 5 प्रकार के प्रश्न इसी एक पैराग्राफ से बनते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। राजा हर्षवर्धन ने संस्कृत में अपनी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यार्थी स्वयं तशांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया गया है, उसका विस्तृत विवरण यहाँ दिया गया है, देख लीजिए। तो इस पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन की जीवनी जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। पहला क्वेश्चन कि हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित, वो किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसको लिखा किसने है, स्वयं राजा हर्षवर्धन ने लिखा है। तीसरा प्रश्न क्या हो जाता है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य में, हर्षवर्धन के दरबार में कौन से यात्री आए थे, तो कौन था, स्वयं तशांग या हेन त्वशांग था। आगे देखते हैं इन्होंने वर्णन क्या किया, तो 3 क्वेश्चन इसमें से बन गए। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। ध्यान रखिएगा, थानेसर का वर्धन वंश था, उसके ये शासक थे। ये शुरू में शासक नहीं थे, लेकिन चूंकि इनके पिता की हत्या हो गई थी और बेटे की भी हत्या हो गई थी, इसलिए ये राजा बने। इनके बहनोई कन्नौज के शासक थे, इनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो जब बंगाल के शासक ने इनके बहनोई को मार डाला तो हर्ष ने क्या किया, कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। बंगाल में कौन शासक थे, गौड़ वंश का शासन था। ध्यान रखिए, बंगाल में कौन सा वंश था, गौड़ वंश, ये भी पूछ सकता है। बंगाल में गौड़ वंश का शासन था, नोट कर लीजिएगा। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका। अब इसमें प्रश्न क्या बनता है, तो अभी तक आपने देखा कि थानेसर का जो वर्धन वंश था, हर्षवर्धन ने उन्हें हराया था, लेकिन जब ये दक्षिण की ओर बढ़े तो 618 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा किस ईस्वी में, 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पे, इसको भी नोट कर लीजिएगा, नर्मदा नदी के तट पे इनसे लड़ाई किसकी हुई, पुलकेशियन द्वितीय और किसकी हुई, हर्ष की हुई। और इसमें जीत किसकी हुई, पुलकेशियन द्वितीय की हुई, और हर्ष का जो अभियान था वो रोक दिया गया, हर्ष का अभियान रोक दिया गया। तो इसमें इतने क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशियन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। चलिए देखते हैं। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। ध्यान रखिएगा, पल्लवों का जो राज था, राजधानी पल्लवों की कांचीपुरम है, कांचीपुरम के आसपास से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। प्रश्न बनता है चालुक्यों का राज किन 2 नदियों के बीच में था, 4 ऑप्शन दे देंगे, कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और कावेरी, कावेरी और तुंगभद्रा, चौथा कोई और ऑप्शन दे देंगे। तो किसके बीच में था चालुक्यों का, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में जो क्षेत्र था उस पर चालुक्यों का शासन था। पल्लवों को उनकी राजधानी कांचीपुरम से कावेरी नदी के तट तक पल्लवों का शासन था। चालुक्यों की राजधानी क्या थी, ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था, जो धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। तो ऐहोल में कई धार्मिक मंदिर भी बनाए गए और ये धार्मिक केंद्र के रूप में भी देखा जाने लगा। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे, मतलब जीतते और हारते रहते थे और सीमाएं बदलती रहती थी। पुलकेशियन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। पुलकेशियन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो इनके ऐहोल प्रशस्ति, इसमें नाम नहीं दिया गया है क्योंकि एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया गया था शायद, लेकिन आप ध्यान रखिए कौन सी प्रशस्ति हो जाएगी, ये ऐहोल प्रशस्ति हो जाएगी।
ये किसने लिखी है? तो इनके दरबारी कवि कौन है? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने ऐहोल प्रशस्ति लिखी है और इसमें पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा थे। चालुक्यों की राजधानी क्या है? चालुक्यों की राजधानी ऐहोल हो जाएगी। चालुक्यों का राज्य क्या था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच राज्य था। तो इतनी चीज़ें आप चालुक्य से समझ लिए ना। आगे देखते हैं, इसमें उनके पूर्वजों खासतौर पर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। तो पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। तो ये किसमें बताया गया है? ये दरबारी कवि जो रविकीर्त की रचित प्रशस्ति है, कौन सी? ऐहोल प्रशस्ति, उसमें ही बताया गया है। आगे देखते हैं, रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। तो पूर्व तथा पश्चिम मतलब कि पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र की जो समुद्र तटीय इलाके थे उसमें अपने अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का भी अभियान इन्होंने रोका था। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। कवि किसने? रवि कीर्ति ने कहा है, रवि कीर्ति ने अपने प्रशस्ति में लिखा है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। मतलब कि हर्ष जो राजा है उसको अब खुशी नहीं होती है। इस पराजय के बाद हर्ष को अब खुशी नहीं हुई, हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। ये रवि कीर्ति ने कहा है। प्रश्न पूछ सकते हैं यह किसका कथन है? तो रवि कीर्ति ने कहा है। किस युद्ध के बाद? नर्मदा नदी पर जो युद्ध हुआ था हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का, उसके बाद ये कथन आया है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। तो उस समय प्रशासन की इकाई अब बता जा रहा है, अगला पैराग्राफ है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर, तो अब इसमें प्रशासन कैसे होता था चालुक्यों और जो दक्षिण भारत का था उसको देख लेते हैं कि प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए और राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और सैन्य स्थिति को बढ़ाने के लिए क्या किया? समर्थन जुटाने के लिए कई कोशिश की। उनमें से कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए। तो जो महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद थे, जो प्रशासन के पद थे, वो आनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी था। तो प्रश्न बनता है कि महादंडनायक का अर्थ क्या होता है? तो मुख्य न्याय अधिकारी होता है। और ये पुलकेशिन द्वितीय का महादंडनायक कौन था? कवि हरिसेन था। आगे देखते हैं, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो इसमें क्या क्या हमने देखा? महादंडनायक का अर्थ क्या होता है? मुख्य न्याय अधिकारी। उसके बाद कुमारामात्य का अर्थ क्या होता है? महत्वपूर्ण मंत्री, जो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करता है। संधि विग्रहिक का क्या अर्थ होता है? युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री। संधि विग्रह का अर्थ क्या होता है? युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री होता है। तो इतनी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी प्रधान जैसे लोग होते थे। तो इसमें विभिन्न लोगों को बताया गया है। तो इसमें देख लेते हैं कि वहाँ के स्थानीय प्रशासन में जो प्रमुख व्यक्ति रहते थे, जो प्रमुख समूह था, उसमें देख लेते हैं नगर श्रेष्ठी किसे कहा गया है? मुख्य बैंकर या शहर को व्यापारी को कहा गया है। नगर श्रेष्ठी किसे कहा गया है? मुख्य व्यापारी जो होते थे या मुख्य बैंकर होते थे या शहर के व्यापारी को नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। सार्थवाह किसे कहा जाता था? व्यापारियों के काफिले को, नेता को सार्थवाह कहा जाता था। नोट कर लीजिए ये सब। सार्थवाह किसे कहा जाता था? व्यापारी के काफिले के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। प्रथम कुलीक किसे कहा जाता था? जो मुख्य शिल्पकार होता था, जो मुख्य चीज़ें बनाने का काम करता था, उसे प्रथम कुलीक कहा जाता था। कायस्थ किसे कहते थे? जो लिपिक का प्रधान होता था, उसे कायस्थ कहते थे। फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। नगर श्रेष्ठी जो मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था, उसे कहते थे। सार्थवाह व्यापारियों का जो नेता होता था, व्यापारियों के काफिला जो होता था, व्यापारियों का जो ग्रुप होता था, उसके नेता को सार्थवाह कहा जाता था। प्रथम कुलीक मुख्य शिल्पकार को कहा जाता था और कायस्थ लिपिकों के प्रधान को कहा जाता था। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिली है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहा गया। ध्यान रखिएगा, जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, जो सभाएं करता था, उसे क्या कहते थे? सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर की देखरेख आदि काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहाँ उर नामक, यहाँ उर कर लीजिए, नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। तो प्रश्न बनता है कि पल्लवों के जो अभिलेख है उसमें हमें पता चलता है कि जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहाँ किस प्रकार की सभा बनती थी, किस प्रकार की सभा जो थी वो कार्य करती थी। तो उर नामक, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए एक बार फिर, कौन सी? उर हो जाएगा। और जहाँ सभा होती थी, वो सभा कहाँ होती थी? जहाँ ब्राह्मण भूस्वामी होते थे वहाँ सभा होती थी, और जहाँ नहीं होती थी वहाँ उर नामक सभा होती थी।
नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। ध्यान रखिएगा, नगरम किसे कहते थे? व्यापारियों के संगठन का नाम था। नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। आगे देख लेते हैं, कालिदास के बारे में बताया गया है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी बनाई गई है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो इस कहानी में क्या बताया गया है कि एक गरीब मछुआरा था, उसके साथ राज कर्मचारी थे, जो राजा के लोग थे, कैसे दुर्व्यवहार करते हैं वही दिखाया गया है इसमें। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम ने। इसे लिखा किसने है? कालिदास ने। और आगे देखते हैं, चीनी यात्री फा सियेन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे। तो चीनी यात्री जो फा सियेन थे, उन्होंने जो बाहर के लोग रहते, मतलब जो जिन्हें समाज से बहिष्कृत किया गया था, वो अछूत जो थे, जिसे अछूत कहा गया है, उनके बारे में बताया है कि इन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता था और अगर इन लोगों को शहर के अंदर आना होता था तो ये लकड़ी के चोट से आवाज़ करते थे, जिससे सब लोग आगाह हो जाते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो इतनी चीज़ें थी। अब आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होता है। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे। ध्यान रखिएगा, अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रहता है। तो बेदुइन क्या थी? घुमक्कड़ कबीली थी अरब के। ध्यान रखिएगा, सॉरी, कबीला। बेदुइन समाज क्या था? कबीला का एक समाज था जो अरब का था। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। तो ये तो सब जानते हैं, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। जैसे ईसाई धर्म में जीसस को सर्वोपरि माना जाता है, वैसे ही इस्लाम में अल्लाह को सर्वोपरि माना गया। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी, एनसीईआरटी में दिया गया है। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले हुआ है। बस इसी के साथ आज के चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के क्लासेस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ये चैप्टर बस समाप्त ही होने वाला है, शायद 11 ही चैप्टर इसमें है। उसके बाद इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।